हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे जो यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट आपने पढ़ा है उसका क्या एप्लीकेशन है। आइए फटाफट उसको सीखते हैं। इसकी एप्लीकेशन में तीन बातें आपके पास में आती है। पहला होता है कि हम किसी भी फॉर्मूले को, फिजिक्स में जो फॉर्मूले होते हैं, कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी इक्वेशन हो, अगर वो हमारे पास में गिवन है तो उस इक्वेशन को हम देखकर ये बता सकते हैं कि वो इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसका पहला एप्लीकेशन डायमेंशन को पढ़ने का ये है। सेकंड एप्लीकेशन इसमें ये आता है कि अगर आपके पास में कोई फॉर्मूला मान लीजिए इनकरेक्ट आया तो उसकी करेक्टनेस क्या होगी। किसी भी इनकरेक्ट फॉर्मूले को करेक्ट कैसे करेंगे, या कोई नई फिजिकल क्वांटिटी है उनके बीच में आपने रिलेशन स्टेब्लिश करना है तो वो कैसे स्टेब्लिश करेंगे। सेकंड एप्लीकेशन ये है। और थर्ड एप्लीकेशन जो आप डायमेंशनल एनालिसिस की सीखते हैं उसमें क्या होता है बच्चों कि अगर आपको एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप सीखते हैं। आइए सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन को चेक किया जाता है वो क्या तरीका है उसको जानते हैं। सबसे पहले करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन को हमें चेक करना है। कोई भी फॉर्मूला गिवन है, कोई भी इक्वेशन आपके पास में गिवन है, अगर हमें चेक करना पड़ जाए तो कैसे चेक किया जाता है, आइए इसको जानें। तो सबसे पहले मान लीजिए यहां पर आपके पास में एक फॉर्मूला गिवन है। सपोज कीजिए ये लिखा है यहां पर टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इसमें आपके पास में टेन थीटा तो एंगल है, वी वेलोसिटी है, आर आपके पास में रेडियस है, जी आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी आपके पास में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सॉरी स्मॉल जी आपके पास में क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। आर आपके पास रेडियस है, वी आपके पास में स्पीड है, और टेन थीटा आपके पास में एंगल है। बताओ ये फॉर्मूला सही है या गलत है। क्या करेंगे तो सबसे पहले आप इस साइड की डायमेंशन देखिए, इधर क्या है, टेन थीटा है। टेन थीटा की डायमेंशन अगर इसके बराबर होगी तो ये करेक्ट होगा, नहीं तो इनकरेक्ट होगा। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले ये तो एंगल है, एंगल के बच्चों कोई भी डायमेंशन नहीं होती, m0 l0 t0, और v आपके पास में lt -1 होता है, उसका स्क्वायर जब आपने कर रखा तो l स्क्वायर t -2 हो जाएगा। lt -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। और r की l होती है, स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका lt -2 होता है। तो सोल्व करेंगे ये जवाब, l स्क्वायर से l स्क्वायर कटेगा तो l की पावर 0, t -2 से t -2 कटेगा, ये भी कितना हो जाएगा, t की पावर 0। तो दोनों तरफ देखें अगर आप, इधर l भी 0, इधर भी l 0, यहाँ भी t 0, यहाँ भी t 0, और m इधर 0 है, इधर m है ही नहीं, यानी कि m 0 है उधर भी। तो इसमें दोनों तरफों की डायमेंशन आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है बच्चों, ये करेक्ट फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूलों को चेक करते हैं। सेकंड फॉर्मूला ये चेक करते हैं, देखिए क्या है। सेकंड आपके पास में मान लीजिए आपको गिवन है F इक्वल टू गिवन है ये मास इंटू स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस। मास इंटू स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस, बताइए ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो फोर्स का तो आपको मालूम है mlt -2 होता है, मास का m है, v आपके पास में lt -1 है, उसका स्क्वायर जब करेंगे तो l स्क्वायर t -2, रेडियस का l हो गया, तो इधर क्या बनेगा ये mlt -2। इसमें दोनों तरफों की डायमेंशन क्या है बच्चों, बराबर है। तो ये भी फॉर्मूला आपके पास में क्या है, करेक्ट फॉर्मूला। ये दोनों करेक्ट फॉर्मूले हैं। ऐसे ही आइए एक इनकरेक्ट को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए यहां पर एक इक्वेशन आपको लिखी है, जैसे ये एसेंट वाली इक्वेशन होती है बच्चों, एसेंट इक्वल टू u प्लस a/2 ब्रैकेट 2t -1। इस इक्वेशन को अगर हमें चेक करना हो कि ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो कैसे पता लगेगा बच्चों, जब हम फोर्थ काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं
तो इस इक्वेशन का पूरी का डेरिवेशन करते हैं और डेरिवेशन से ये इक्वेशन निकल के आती है। ये इक्वेशन बिल्कुल मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन है, क्योंकि ये हमने डेरिवेशन करके फाइंड की जाती है। लेकिन इस इक्वेशन को अगर डायमेंशनली चेक करना चाहें आप, तो यहां अगर आप ध्यान से इसमें देखें, इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें, तो यहां टाइम है बच्चों। टाइम में से आपने क्या माइनस किया? 1 माइनस किया है। फिजिक्स में ये बेसिक रूल है, बेसिक फंडा है कि जो क्वांटिटी आपने माइनस की है या जो ऐड की है वो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। टाइम में से आप टाइम को ही माइनस कर सकते हैं, लेंथ में से लेंथ को ही माइनस कर सकते हैं, टाइम मास में से मास को ही ऐड या माइनस कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है बच्चों, टाइम में से आपने 1 को माइनस किया है, नंबर को माइनस किया है। इसका मतलब यहाँ की डायमेंशन अगर टी है तो इधर 1 क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है, उसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती। तो ये जो इक्वेशन है, यहाँ टी है, वहां डायमेंशन लेस हो गया है, एडिशन ऐसी क्वांटिटी का नहीं होता। तो इस इक्वेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन जो है मैथमेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन ये इक्वेशन बच्चों अगर डायमेंशनली बोला जाए, ये डायमेंशनली बच्चों इनकरेक्ट इक्वेशन है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है इस इक्वेशन के बारे में। तो इस इक्वेशन जो फोर्थ काइनेमेटिक इक्वेशन, इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि ये आपके पास में मैथमेटिकली करेक्ट और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन होती है। तो ये आपने पहली एप्लीकेशन सीखी है। कोई भी फिजिक्स में फॉर्मूला गिवन है तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड की डायमेंशन राइट हैंड के बराबर देख सकते हैं। जहां सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, वहां भी देख सकते हैं। अगर उनकी डायमेंशन सेम होगी तो आपके पास फॉर्मूला करेक्ट होगा, नहीं तो क्या होगी, वो इक्वेशन या वो फॉर्मूला गलत होगा। आइए अब हम सीखते हैं इस बात को कि कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी अगर मान लीजिए आपको गिवन हो तो उनके बीच में नया फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। फटाफट आइए इसको जान लेते हैं। तो सेकंड आपके पास एप्लीकेशन क्या है, हमें न्यू फॉर्मूले या न्यू इक्वेशंस या न्यू रिलेशंस देखना है किसके बीच में, बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, वेरियस बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है ये आपको जानना है। तो कैसे इसको करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास में यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी का नाम है एनर्जी। तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई जो है इसके फॉर्मूले में एम आता है, इसके फॉर्मूले में सी आता है। तो पूछा जाएगा, बताइए अगर ई जो है एम पर और सी पर डिपेंड करे, एनर्जी के फॉर्मूले में मास आए, सी आए, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? बहुत पॉपुलर इक्वेशन है फिजिक्स में, E = mc²। तो उसको हमें मैथमेटिकली तो डेरिवेशन उसका अलग है। अगर उसको डायमेंशनली ड्राइव करना हो, डायमेंशनली उसका डेरिवेशन करना हो तो कैसे हम करेंगे, उसको आइए सीखते हैं। इसमें क्या करते हैं, तो पहले आपको इस बात को देखना है कि कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है। मान लीजिए ई डिपेंड कर रही है एम के ऊपर और सी के ऊपर। इसमें ई एनर्जी है, एम मास है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले बच्चों ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन एक तो हटा देंगे, इसकी जगह कांस्टेंट के लिख लें और इनकी पावर मान लीजिए अपनी तरफ से मान लो m की पावर x, और जो दूसरी क्वांटिटी आपके पास में c है इसकी पावर आपने मान ली y। ये इक्वेशन 2 आपके पास में है। अब इसमें दोनों तरफों की आपको डायमेंशन लिखनी है बच्चों। E आपके पास में क्या है, यहां पर एनर्जी, राइटिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml2t-2, ml2t-2, और इधर के आपके पास में डायमेंशनली कांस्टेंट है। इसके बारे में हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता ये के कौन सा आएगा। ये डायमेंशनल एनालिसिस जब आप पढ़ते हैं उसका ड्रॉबैक भी होता है,
तो इस k को तो छोड़ दीजिए। तो मेन अब आपके पास में बचा m मतलब मास और c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो मास का जो डायमेंशन होता है वो तो क्या होता है, m होता है, पावर x है। c आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, उसकी डायमेंशन LT-1 होती है, पावर इसकी कितनी है, y है। तो क्या बनेगा बच्चों, ml स्क्वायर t की पावर -2 इक्वल टू m की पावर x l की पावर y t की पावर -y। इसको ऐसे लिख दिया। अब आप इसको कंपेयर करेंगे, मास को मास से कंपेयर कर लीजिए, लेंथ को लेंथ से, या टाइम को टाइम से। ये इक्वेशन 3 मान लिया। तो यहां पर m की पावर x है, यहां केवल m लिखा है, जब कुछ नहीं लिखा तो इसकी पावर 1 मान लीजिए आप। तो इधर m की पावर 1, इधर m की पावर x, तो पावर को जब कंपेयर किया आपने तो x का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। m की पावर को m की पावर से कंपेयर करना है। ऐसे ही l की पावर को l की पावर से कंपेयर करेंगे, इधर l की पावर y है, इधर l की पावर 2 है, तो y इक्वल टू कितना, 2 आ गया। तो ये x और y का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस मैग्नीट्यूड को आपको पुट करना है किसमें, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो फॉर्मूला आपके पास में बन जाएगा इक्वल टू k इंटू एम की पावर x है तो ये 1 है, c की पावर 2 y है तो ये y 2 है, तो इक्वल टू k इंटू एम सी स्क्वायर। और ये आपके पास में इतना आप लिखेंगे k इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आप डायमेंशनली आपने फाइंड किया है। जबकि बिल्कुल जो मैथमेटिकली आपके पास में इक्वेशन फॉर्मूला होता है इक्वल टू कितना, एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पर जब भी कभी आप डायमेंशनली कोई भी रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं, तो यहाँ पर ये जो k आपके पास में आता है, ये किसका ड्रॉबैक भी है, ये इसकी लिमिटेशन में भी आप पढ़ते हैं कि इस k के बारे में हमें जानकारी नहीं लग पाती। तो अगर आपको नहीं पता है k क्या है तो इतना ही छोड़ दीजिए। अगर करेक्ट इक्वेशन मालूम है तो नीचे वाली करेक्ट इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो एक एग्जाम्पल ये आपने सीखा है किसके ऊपर, कि जब कभी आपको न्यू रिलेशन स्टेब्लिश करना हो बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, तो कैसे आप करते हैं, ये आपने सीखा है। आइए इसमें सेकंड एग्जांपल को भी देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में, यहां पर आपके पास में गिवन है कि t मतलब टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, m के ऊपर, l के ऊपर और g के ऊपर। t का मतलब टाइम पीरियड, m का मतलब मास, l का मतलब लेंथ और g का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो बताइए इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, k लिख लेंगे, और l m l g है, इनकी रिस्पेक्टिव पावर मान लीजिए, m की पावर x, l की y और g की पावर आप लिख लीजिए z। तो यहां पर आपने जो है ये इक्वेशन 1 आपने मान ली है। अब आपको इस इक्वेशन में करना क्या है कि t इक्वल टू के, एम की पावर x, l की पावर y, g की पावर z। अब आपको इसमें सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, और फिर m की पावर को m की पावर से, l की पावर को l की पावर से, g और t की पावर को t की पावर से कंपेयर करके x, y, z की वैल्यू निकालनी है, और उठा करके इस इक्वेशन 2 में आपको उनको पुट करना पड़ेगा। तो कैसे इसको करेंगे, आइए इसको भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले t के प्लेस पे t के डायमेंशन आप लिख दीजिए। तो t की डायमेंशन तो t ही होती है, k कांस्टेंट है, m की m होती है, इसकी पावर x है, l l होती है, इसकी पावर y है, g क्या है, LT-2, इसकी पावर कितना है, z है। तो कितना बनेगा ये, यहां t, m की पावर x, l की पावर y, l की पावर z, t की पावर -2z। जो g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, इसकी जो डायमेंशन होती है वो LT-2 होती है। तो यहाँ z को l के ऊपर भी T-2 के साथ करेंगे तो -2z हो जाएगा। तो कितना हो गया ये,
टी इक्वल टू एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई भी है, एल की पावर जेड भी है, तो एल की पावर कितना वाई प्लस जेड, और टी की पावर कितना -2z। ये आपके पास एक इक्वेशन बनी है। इस इक्वेशन में दोनों तरफों की डायमेंशन को आपको कंपेयर करना है। तो यहां पर m के ऊपर x है, इधर कितना है बच्चों, इधर m कितना है 0, इधर l भी कितना है 0, t कितना है इधर ये 1 है। तो m को m के साथ कंपेयर करेंगे अगर, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी 0 आएगी। ऐसे ही बच्चों t को कंपेयर कीजिए आप, इधर t -2z है, इधर t कितना है 1 है, तो z की वैल्यू कितनी आएगी -1/2 होगी। ऐसे ही यहां पर l को कंपेयर कीजिए, l की पावर इधर y प्लस जेड है, दूसरी तरफ कितना है l 0 है, यहां पर l आपके पास y प्लस जेड, यहां पर l 0, तो y प्लस जेड का सम कितना 0, जेड के प्लेस पे जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए -1/2, -1/2 इक्वल टू 0, तो y कितना बनेगा बच्चों 1/2 बनेगा। तो यहां पर जो है अब आप क्या करेंगे, जो x y z का जो मैग्नीट्यूड आया है फॉर्मूला, मतलब जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करेंगे। तो t का फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, t इक्वल टू k m की पावर 0, l की पावर कितना y है, y कितना हाफ है, g की पावर कितना z कितना -हाफ है, तो m की पावर 0 तो 1 होता है, तो t बराबर k, और जो माइनस का उसको नीचे लिख लीजिए, दोनों की पावर कितना हाफ, हाफ को आप अनरूट भी बोल सकते हैं, तो t बराबर ये आपके पास में k लिखा है यहां पर, तो t इक्वल टू k √L/g, ये आपके पास फॉर्मूला आता है। रियल फॉर्मूला t बराबर 2π√L/g होता है। आप इतना चाहें इतना ही लिख दीजिए, अगर आपको करेक्ट फॉर्मूला मालूम है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपने सीखा है जो यूनिट डायमेंशन और एनालिसिस वाला जो चैप्टर है, उसमें डायमेंशनल एनालिसिस की जो सेकंड एप्लीकेशन है उसके बारे में। आइए अब हम इसमें इसकी जो थर्ड एप्लीकेशन है उसको भी सीख लेते हैं, और उसके बाद इसकी लिमिटेशन पढ़ने के बाद इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर इसके ऊपर जो लेटेस्ट पीवाई के क्वेश्चंस हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको सीखेंगे। तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, इसमें होता है कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन, एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कैसे बदलते हैं। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम यूनिट conversion of one system unit into another system unit। एक सिस्टम की यूनिट दूसरे सिस्टम की यूनिट क्या है, ये आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा इसके बारे में कि यूनिट के डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं। कौन कौन से सिस्टम होते हैं, जैसे एमकेएस सिस्टम, जिसमें मास को एमकेएस में क्या मीटर किलोग्राम सेकंड, लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में। ऐसे ही सीजीएस सिस्टम, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम, टाइम को सेकंड। ऐसे ही एफपीएस सिस्टम, जिसमें लेंथ को फुट, मास को पाउंड, टाइम को सेकंड। ऐसे ही एसआई सिस्टम, तो एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें आपस में इन सिस्टम की यूनिट को हम कन्वर्ट कर, मतलब इन एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे करते हैं, आइए उसको सीखते हैं। सबसे पहले आपको सीखना इस बात को, मान लीजिए हमने जो है, सपोज कीजिए
आपने कोई लेंथ मेजर की है, एक एग्जांपल सीख रहे हैं यहां पर हम। आपने कोई लेंथ मेजर की है और लेंथ को आपने लिख दिया 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को आप 1000 मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। तो यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1 है, यहां न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1000 है, यहां यूनिट किलोमीटर है, यहां यूनिट क्या है, मीटर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को आपने लिख दिया n1, यूनिट को लिख दिया u1, यहां न्यूमेरिकल वैल्यू को n2, यूनिट को u2। तो बच्चों n1 u1 बराबर किसके होता है बताओ, ये आपके पास में n2 u2 के बराबर होता है। n1 u1 इक्वल टू किसके बच्चों, n2 u2 के बराबर। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर आपको कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी हो तो वो यूनिट के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आपको यूनिट का न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में ग्राफ देखना हो तो जैसे जैसे बड़ी यूनिट लिखते जाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी बच्चों, कम होती जाएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पहली बात तो आपको यही समझना है कि n1 u1 बराबर n2 u2 के। n1 का मतलब होता है यहां पर पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 का मतलब होता है पहले सिस्टम की यूनिट, n2 का मतलब होता है दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू, u2 का मतलब होता है दूसरे सिस्टम की यूनिट। तो ये आपके पास में n1 u1 बराबर n2 u2 के होता है। आपको u1 u2 पता है, n1 पता है, n2 को आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं उसको भी जान लीजिए। तो यहां से अगर आपको n2 का फॉर्मूला बनाना हो, आपको पता है कि n1 u1 बराबर किसके होता है, n2 u2 के होता है। तो अगर n2 आपको निकालना हो तो कितना बनेगा, n1 इंटू u1 बाई u2 के बराबर होगा। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। तो यहां पर बच्चों n1 तो गिवन है, n2 फाइंड करना है। जो यूनिट होती है अक्सर ये यूनिट आपके पास में मास की फॉर्म में, मान लीजिए पहले सिस्टम में मास m1, दूसरे सिस्टम का जो मास है वो m2, मास की जो भी पावर होगा वो लिखेंगे। ऐसे ही यूनिट में बच्चों लेंथ भी हो सकती है, तो लेंथ में क्या लिखेंगे, L1 बाई L2, इसकी जो भी पावर होगी b। ऐसे ही यहां पर T1 बाई T2, इसकी जो भी पावर होगी c। तो n1 n2 बराबर n1 ब्रैकेट m1 बाई m2 की पावर a, L1 बाई L2 की पावर b, T1 बाई T2 की पावर c। तो ये एक आपके पास में सबसे बेसिक फॉर्मूला बना है और इस फॉर्मूले को ही आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। इसी के बेसिस पे सवाल भी आएंगे। कैसे सवाल इसके बेसिस पे आएंगे उनको सीखने के लिए जानते हैं ये। जैसे आपके पास में एग्जाम्पल के लिए समझिए, v आपके पास में गिवन है, स्पीड कितना है, मान लीजिए 18 किलोमीटर पर आवर गिवन है। इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकंड में। 18 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में बताना है कितना मैग्नीट्यूड होगा। यहां पर मैग्नीट्यूड 18 है, यहां मैग्नीट्यूड कितना होगा वो आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करें आप, सबसे पहले जो ये v है, v का डायमेंशन फॉर्मूला आप लिख लो। v का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, LT माइनस 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको फाइंड करना हो n2 को, n2 बराबर n1, ये फॉर्मूला पहले बना लीजिएगा। इसकी डायमेंशन में L1 और L2 आया है, जो इनकी पावर है उनका यूज करना है। तो ब्रैकेट L1 अपॉन L2 पावर 1, फिर मल्टीप्लाई, दूसरा क्या है T1 अपॉन T2, T की पावर कितना, -1। यहां पर N1 आपके पास 18 है, L1 आपके पास पहले सिस्टम की लंबाई किलोमीटर में है, दूसरे सिस्टम मतलब मीटर में चेंज करना है। पहले सिस्टम ब्रैकेट, इसकी पावर तो 1 ही है, पहले सिस्टम का टाइम किस में, आर में, दूसरे सिस्टम का किस में है, सेकंड में, इसकी पावर कितना है, -1।
तो ये यहां तक आपको सोल्व करना आना चाहिए। अब आप कैसे करेंगे? अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं अपॉन मीटर। इधर आपके पास में 1 आवर में कितनी सेकंड होती है? 60 इंटू 60। 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। सेकंड अपॉन सेकंड पावर -1। तो सेकंड से सेकंड तो कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो वो इसका इनवर्स है तो वो अपॉन में चला जाएगा। तो यहां पर कितना लिखा जाएगा? 180 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे 1/60 इंटू 60, इतना लिखा जाएगा। तो यहां पर अब इसको काट सकते हैं। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस 6 से काटेंगे, कितना आएगा? ये 3, ये 3 है। यहां पर कितना बचा हुआ? ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बची, यानी कि ऊपर बचा 10। तो 10 इंटू 3 30/6, तो फाइनल आएगा 5। इसका मतलब 18 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो बच्चों, तो कैसे चेंज करते हैं? उसके लिए ये फॉर्मूला है, कंसेप्ट है कि n2 इक्वल टू n1 ब्रैकेट m1 अपॉन m2 की पावर a मल्टीप्लाई l1 अपॉन l2 की पावर b मल्टीप्लाई t1 अपॉन t2 की पावर c। तो ये कंसेप्ट का यूज करना होता है। इसमें आइए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जांपल है उसको भी सीखते हैं। आपसे पूछा जाएगा, कन्वर्ट कीजिए, बताओ 1 न्यूटन को अगर आपको कन्वर्ट करना हो डाइन में, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 न्यूटन को अगर डाइन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो सबसे पहले ये जो न्यूटन है, न्यूटन क्या होता है बच्चों? एक यूनिट है। न्यूटन किस क्वांटिटी की यूनिट होती है? फोर्स की। डाइन भी क्या है? ये भी यूनिट है। किसकी? फोर्स की। न्यूटन भी फोर्स की यूनिट है और डाइन भी फोर्स की यूनिट है। लेकिन न्यूटन जो है ये एसआई सिस्टम की यूनिट है, जिसमें मास केजी में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में होगा। और वो आपके पास में सीजीएस सिस्टम की यूनिट है डाइन, जिसमें मास किस में है? ग्राम में, लेंथ किस में है? सेंटीमीटर में, टाइम किस में है? सेकंड में। तो सबसे पहले तो जो न्यूटन है ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, तो इसका आपने लिख लिया डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे पहले mL_T-2, ये आपके पास में फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब इसमें N2 अगर आपको फाइंड करना हो तो N2 बराबर किसके बनेगा? N1 के बराबर, ब्रैकेट ये N2 बराबर N1 ब्रैकेट M1 अपॉन M2 इंटू L1 अपॉन L2 इंटू T1 अपॉन T2, इसकी पावर कितना बच्चों? -2। ये तो 1 है, तो ये किलोग्राम में है, बदलना है आपको ग्राम में। यहां पर ये किस में है? मीटर में, बदलना है सेंटीमीटर में। ये सेकंड में, ये भी सेकंड में, पावर -2। कन्वर्ट कर लीजिए, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम। ऐसे ही यहां पर मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर में कितना होता है? 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये सेकंड से सेकंड तो कट जाएगा, तो 1 की पावर -2। यहां ग्राम से ग्राम काटिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दीजिए, तो ये 10⁻3, ये 10⁻2। तो जब इनको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻3 + 2, तो 10 की पावर हो जाएगा 10⁻3 + 2 कितना? 10⁻5। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है इस तरह का।
कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू आप लिखेंगे 10 की पावर 5 डाइन के। आइए अब हम जो इसमें सीखते हैं एक एग्जांपल और सीख लेते हैं, क्योंकि कई बार वो भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर इसके ऊपर हम पीवाई के क्वेश्चंस करेंगे। आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट एग्जांपल, कन्वर्ट कीजिए 1 जूल बताइए इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग के बराबर होता है। तो जूल जो होता है बच्चों, जूल आपके पास में ऐसा यूनिट है एनर्जी की, और अर्ग आपके पास में सीजीएस यूनिट है एनर्जी की। तो सबसे पहले एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेंगे आप, E इक्वल टू आपके पास में ml²T-2। तो जब कन्वर्जन करना हो तो N2 का फॉर्मूला आपको मालूम है N1, और इस डायमेंशन वाले फॉर्मूले में जो जो आए हैं उन्हीं को यूज करेंगे। मास आया है तो m1/m2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या लेंथ है L1/L2 इसकी पावर 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या T1/T2 से, T की पावर बच्चों -2 है। अब कन्वर्ट कर लीजिए, N1 तो आपको 1 गिवन है, M1 आपके पास में क्या है, पहले सिस्टम जूल वाला, जूल जो होता है ऐसे सिस्टम में मास केजी में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में। तो मास केजी में बदलना है ग्राम में, ये मीटर में बदलना है सेंटीमीटर में, पावर 2 है। यहां पर सेकंड है अपॉन सेकंड -2, ये तो कट जाएगा। तो केजी में कितने ग्राम, केजी इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम। 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, यहां इसका स्क्वायर है बच्चों। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। ये आपके पास कितना बचेगा 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास में 10 की पावर 7 आ गया। इसका मतलब होता है कि 1 जूल जो होता है 10 की पावर 7 के बराबर होता है। 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। बच्चों ये पूरा कंप्लीट डायमेंशनल एनालिसिस वाला जो थ्योरी का कंसेप्ट है वो आपका कंप्लीट हुआ है।